हाय गाइस, दिस इज़ अरुण। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय अरुण यादव। तो नमस्कार सभी को। और दोस्तों, आज हम लोग ग्रुप डी के साइंस की साइंस के 25 क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट करेंगे और डेली आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस सेशन है ये, और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस हमारे वीडियो को सपोर्ट करें, शेयर करें, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले। तो दोस्तों, आज हम लोग 25 क्वेश्चन की सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं और डेली आपको साइंस के 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस के रूप में मिलेंगे, ठीक है। तो आप हमारे साथ प्रैक्टिस करें, और इससे बाहर कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये क्लास, ठीक है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वीकेस्ट अट्रैक्शन फोर्स। हिंदी में भी आपको बोलेंगे कि इनमें से ये चारों, आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, चार फोर्स दिए गए हैं, बल दिए गए हैं। पूछा है इसमें कि इसमें सबसे कमजोर आकर्षण बल कौन सा है, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वीकेस्ट अट्रैक्शन फोर्स। हाइड्रोजन बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड है, या वंडरवॉल अट्रैक्शन है, ठीक है। तो आपका इसमें आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, वंडरवॉल अट्रैक्शन या वंडरवॉल आकर्षण। ये सबसे कमजोर फोर्स होता है, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि पास्कल इज अ यूनिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स। पास्कल जो होता है, हिंदी में इसको पास्कल बोलते हैं और इंग्लिश में भी पास्कल ही बोलते हैं। पास्कल किस राशि का, इन चारों में से किस राशि का क्या है? मात्रक है या यूनिट है? प्रेशर का है, वेट का है, लेंथ का है, या वॉल्यूम का है? दाब का है, भार का है, लंबाई का है, अथवा आयतन का है? तो प्रेशर जो होता है वो दाब का मात्रक होता है, यानी प्रेशर का मात्रक होता है। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला सवाल ये कह रहा है कि फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइट ईयर अ यूनिट ऑफ। प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर किस राशि का मात्रक होता है? आपको चार ऑप्शन दिया गया है। पहला, स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की चाल, डिस्टेंस दूरी, टाइम समय, इंटेंसिटी ऑफ लाइट प्रकाश की तीव्रता। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी से जवाब दें। तो इसमें जो लाइट ईयर या प्रकाश वर्ष है, यह डिस्टेंस का मात्रक होता है या डिस्टेंस की यूनिट होती है, यानी दूरी की। इसमें हम लोग तारों की या फिर स्टार्स की दूरी मेजर करते हैं, अर्थ से बहुत बड़ी दूरी का यह बहुत बड़ा मात्रक है, ठीक है। अगला सवाल, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइट हैज़ द लोवेस्ट एनर्जी। अगला सवाल ये कह रहा है कि निम्न में से लाइट के किस कलर की जो ऊर्जा होती है वो सबसे कम होती है, ठीक है। रेड कलर की, ब्लू कलर की, ब्लू लाइट की, या वायलेट लाइट की, या इंडिगो लाइट की, ठीक है। तो आप वाइब्ग्योर जानते हैं? वाइब्ग्योर, इसको इधर थोड़ा सा लिख देते हैं। वाइब्ग्योर, ठीक है। वी का मतलब वायलेट कलर, आई का मतलब इंडिगो, बी का मतलब ब्लू, जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर येलो, ओ फॉर ऑरेंज, एंड आर फॉर रेड। तो सबसे ज़्यादा जो वेवलेंथ होती है वो रेड कलर की होती है। मतलब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ होता है। वेवलेंथ ज़्यादा होगी रेड कलर की, इसलिए रेड कलर की जो एनर्जी या ऊर्जा होती है वो भी क्या होती है? ज़्यादा होती है, ठीक है। तो रेड कलर की एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, ठीक। सॉरी, लोवेस्ट एनर्जी पूछा है ना, ओके ओके, सॉरी। तो रेड कलर की एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। और लोवेस्ट इसमें पूछा सबसे कम एनर्जी किसकी होगी, तो सबसे कम एनर्जी होगी वायलेट की, भी इधर था।
तो वायलेट कलर इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी ऑन द मून, यानी मून पर ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होती है, गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू कितनी होती है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 1.62 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर अर्थ पे पूछे तो ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो मून पे क्या होगी 1.62। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है द वेवलेंथ ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट इज ऑफ विच ऑर्डर। अल्ट्रावायलेट लाइट का जो वेवलेंथ होता है वो किस ऑर्डर का होता है, 100 नैनोमीटर, 100 माइक्रॉन्स, 100 मिलीमीटर या 100 सेंटीमीटर। तो नैनोमीटर में होता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा ए, 100 नैनोमीटर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ए आपका सही आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि व्हाट इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ मास एनर्जी इक्वेशन। आइंस्टीन मास इक्वेशन, आइंस्टीन मास एनर्जी इक्वेशन ई बराबर होता है एम इंटू सी स्क्वायर। ठीक है, तो आपको कौन सा ऑप्शन में मिलेगा, ई बराबर सी एम स्क्वायर, ये नहीं होगा। ई बराबर एम इंटू ई स्क्वायर, ये नहीं होगा। ई बराबर ई इंटू सी स्क्वायर, ये नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ चले जाएंगे। डी इज़ द राइट आंसर, एम इंटू सी स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है। तो एफ बराबर होता है एम इंटू ए, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो एफ बराबर एम इंटू ए, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये वन लाइनर क्वेश्चन है जिसको हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, सीधे सीधे ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अकॉर्डिंग टू बायल्स लॉ व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर पर बायल्स लॉ के अनुसार आयतन तथा दाब में क्या रिलेशन होता है, क्या संबंध होता है एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। तो बायल्स लॉ आप जानते ही हैं, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू प्रेशर, वॉल्यूम इज logarithm of pressure, volume is directly proportion to pressure, volume is inversely proportion to pressure या none of these। तो आप जानते हैं बायल्स लॉ के अनुसार कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू 1/v होता है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर पे कि PV बराबर RT। आपने इक्वेशन का नाम सुना है, PV बराबर nRT होता है। ठीक है ना, जहाँ पे R रेडबर्ग कांस्टेंट होता है, T टेम्परेचर होता है। तो जब ये तो R तो ऑटोमेटिक कांस्टेंट है, T भी कांस्टेंट है। यहाँ पे दे दिया क्वेश्चन में कि कांस्टेंट टेम्परेचर होगा तो जो V होगा या P होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू 1/P हो जाएगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा बेटा, ऑप्शन नंबर सी के साथ आप जाएंगे, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू प्रेशर, व्युत क्रमानुपाती होता है, आयतन दाब के व्युत क्रमानुपाती होता है। अगला सवाल। ठीक है, तो अगला सवाल कह रहा है कि द फिनोमिना बाय विच लाइट बेंड्स व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड। अभी आपको हम ऑप्टिक्स पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, उसमें आप जाकर प्लेलिस्ट में पढ़ा हुआ है, एक एक वीडियो देखेंगे। तो कह रहा है कि लाइट का, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, ठीक है, ये मान लो दिस इज फर्स्ट मीडियम एंड दिस इज सेकेंड मीडियम। तो लाइट जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो लाइट अपने पाथ से, एक्चुअल जो पाथ है उससे क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है, या उसका पाथ बदल जाता है। अगर वो डेंसर से रेयर में जाएगी तो अभिलंब जो नॉर्मल होता है उससे दूर हट जाती है। अगर रेयर से डेंसर मीडियम में आएगी, ठीक है ना, तो अभिलंब की तरफ झुक जाती है। तो इस फिनोमिना को या इस कॉज को क्या बोला जाता है। तो आपका आंसर क्या होगा, प्रकाश का अपवर्तन।
दैट मीन्स रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल कर रहा है कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द स्फेरिकल शेप ऑफ वाटर ड्रॉप्स। स्फेरिकल शेप ऑफ वाटर ड्रॉप्स यानी जो पानी की बूंदें होती हैं, इसका स्फेरिकल शेप यानी गोलीय शेप होने का कारण क्या है। तो द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फेयर इज द मिनिमम फॉर अ गिवन वॉल्यूम। द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फेयर इज द मैक्सिमम फॉर अ गिवन वॉल्यूम। द वॉल्यूम ऑफ ए स्फेयर इज द लीस्ट। द शेप ऑफ वाटर ड्रॉप्स इज नॉट स्फेरिकल। तो आपने देखा होगा वाटर की जो बूंदें जब बारिश होती है तो बुलबुले बनते हैं, तो वो स्फेयर के शेप के होते हैं। तो उसका कारण क्या है बेटा, तो सरफेस टेंशन मिनिमम है, ठीक है ना, उसके वॉल्यूम में सरफेस टेंशन मिनिमम है, तभी वो गोले का रूप ले लेती है। अगर सरफेस टेंशन ज़्यादा होता तो फिर ये रूप चेंज हो जाता, गोले का रूप नहीं होता। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। स्फेयर द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर इज मिनिमम फॉर अ गिवन वॉल्यूम। तो सरफेस जो एरिया होता है वो गिवन वॉल्यूम के लिए क्या होता है, मिनिमम होता है, न्यूनतम होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12 कि कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि कार्य का W बराबर बल गुणे विस्थापन F/d होता है। इसका न्यूटन होता है बल का, और दूरी का क्या होता है, मीटर होता है। तो न्यूटन मीटर कह लो या फिर इसी को जूल बोला जाता है। तो जूल इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं है, बहुत आसान आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी से इसको कवर कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। अगला, द डिस्टेंस बिटवीन गैलेक्सीज इज यूजुअली मेजर्ड इज इन व्हाट यूनिट्स। जो गैलेक्सीज की डिस्टेंस होती है वो किस चीज़ से मापी जाती है, किस मात्रक से मापी जाती है। तो अभी आपको हमने बताया लाइट ईयर या प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष स्टार्स या गैलेक्सीज के डिस्टेंस को मेजर करने की एक बहुत ही बड़ी दूरी का बहुत बड़ा मात्रक है। ठीक, चलिए तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 14, among the following फोर्स विच वन इज द वीकेस्ट। कौन सा बल वीकेस्ट है, कमजोर है। ठीक है ना, तो वीक न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ऑप्शन नंबर 14 का आप आंसर देंगे, क्वेश्चन नंबर 14 का आप आंसर देंगे। कौन सा बल बहुत ही कमजोर होता है, तो वीक न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो आपका आंसर क्या होगा बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे कमजोर बल होता है, वीकेस्ट फोर्स होता है। ठीक है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स या गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, सी सही होगा। अब इसको क्यों होता है ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ज़्यादा डिटेल में हम लोग थ्योरी में इसको कवर करेंगे। ठीक है, तो आप इतना ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1 यूनिट कार्बन परमिट। व्हाट इज द यूनिट ऑफ 1 यूनिट कार्बन परमिट। इसका मतलब होता है बेटा, 1 यूनिट कार्बन परमिट का मतलब होता है कि 1 मीट्रिक टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। 1 मीट्रिक टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। 1 मीट्रिक टन में कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मीट्रिक टन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। व्हाट इज द बेस्ट मटेरियल फॉर मेकिंग द कोर ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। जो मैग्नेट होता है, चुंबक होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट, उसके लिए सबसे बेस्ट मटेरियल आपको बताना है कि क्या होगा। ठीक है, तो बेस्ट मटेरियल आपका होगा ऑप्शन ए एनालिड स्टील, ऑप्शन बी हाई कार्बन स्टील, ऑप्शन सी लो कार्बन स्टील, ऑप्शन डी सॉफ्ट आयरन। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सॉफ्ट आयरन या मुलायम लोहा। जो बेस्ट
मटेरियल होता है चुंबक बनाने के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, चलिए तो अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, विच एलॉय ऑफ एल्यूमिनियम इज यूज्ड फॉर मेकिंग मैग्नेट। एल्यूमिनियम की कौन सी मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है मैग्नेट यानी चुंबक बनाने के लिए? एल्यूमिनियम की कौन सी मिश्र धातु का यूज किया जाता है? ठीक है, तो एल्निको, ऑप्शन नंबर सी के साथ आप जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है ना, एल्निको। आगे बढ़ते हैं, इसका आप सी आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, एस्केप वेलोसिटी ऑफ मून इज। मून पर मून की जो एस्केप वेलोसिटी है वो कितनी होती है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, ऑप्शन ए 9.8 किलोमीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी 9.8 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड, या फिर ऑप्शन डी 2.38 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक, अगर हम अर्थ की बात करें तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है बेटा एस्केप वेलोसिटी, या वो इसको हिंदी में क्या कहते हैं, एस्केप वेलोसिटी को। अभी दिमाग में नहीं आ रहा है एस्केप वेलोसिटी, आप ध्यान रखेंगे हिंदी इसका हम या फिर आप कमेंट करके बताएंगे कि इसको एस्केप वेलोसिटी को हिंदी में क्या बोला जाता है। ठीक है, याद आएगा तो आपको हम बता देंगे। एस्केप वेलोसिटी क्या होता है बेटा, कि जिससे अर्थ की वह वेलोसिटी जिस पर कोई भी पिंड या कोई भी बॉडी अर्थ के सरफेस को या अर्थ के वायुमंडल को छोड़कर बाहर चले जाए, उस वेलोसिटी को एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। ठीक, चलिए आगे, एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ, अर्थ पर एस्केप वेलोसिटी कितनी होती है? तो अभी आपको हमने बताया 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी की एसआई यूनिट क्या होती है? तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का क्या होता है? त्वरण का, गुरुत्वीय त्वरण का जो एसआई यूनिट या मात्रक होता है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है।